नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 6A, 7, 8 एंड 8A पर विचार करेंगे। अब आप लोग कृपया अपने बेयरट खोल लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं धारा 6A पर। धारा 6A एक स्पेशल प्रोविज़न का प्रावधान करती है। अब ये विशेष उपबंध किस संदर्भ में है? तो ये है निर्विवाद उत्तराधिकार या अंतरण के संबंध में। स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू अनडिस्प्यूटेड सक्सेशन और ट्रांसफ़र। ये धारा कह रही है कि अगर उत्तराधिकार का निर्विवाद मामला है तो चकबंदी कर्ता यानी कि कंसोलिडेटर द्वारा निपटाया जाएगा। यानी कि अगर उत्तराधिकार का मामला है निर्विवाद मामला तो चकबंदी कर्ता द्वारा निपटाया जाएगा, और अगर अंतरण के आधार पर निर्विवाद नामांतरण का मामला है तो ऐसे मामले को सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा। इसे निपटाने में वह ऐसी रीति और ऐसी जांच जो विहित की जाए कर सकेगा। तो इसमें संक्षेप में क्या कहा गया कि अगर उत्तराधिकार का मामला है निर्विवाद तो चकबंदी कर्ता द्वारा निपटाया जाएगा, और अगर अंतरण के आधार पर निर्विवाद नामांतरण का मामला है तो सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो निर्विवाद उत्तराधिकार या अंतरण के मामले होते हैं ये कब निपटाए जाते हैं, आप सोचकर बताइए। देखिए दोस्तों, ये मामले धारा 4(2) या धारा 4 का के अंतर्गत जब अधिसूचना का प्रकाशन करा दिया जाता है तब उसके बाद, और धारा 8 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व किया जाता है। यानी कि ये जो उत्तराधिकार का निर्विवाद मामला है और अंतरण के आधार पर निर्विवाद नामांतरण का मामला है, यह धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत जब अधिसूचना का प्रकाशन करा दिया जाता है उसके बाद में, और धारा 8 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ होने के पहले किया जाता है। ठीक, अब अगर इस धारा का प्रथम परंतुक देखेंगे तब और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी कि धारा 8 के अंतर्गत कार्यवाही के प्रारंभ हो जाने के पश्चात इस धारा के अधीन किसी मामले को ना तो ग्रहण किया जाएगा, ना ही जारी रखा जाएगा, और ना ही निपटाया जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम परंतुक में साफ साफ कह दिया कि अगर धारा 8 के अधीन कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी तो फिर धारा 6 का के अधीन किसी मामले को ना तो ग्रहण किया जाएगा, ना ही जारी रखा जाएगा, और ना ही निपटाया जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि धारा 8 में क्या है, क्योंकि यहाँ पे धारा 8 का जिक्र आया। तो दोस्तों, धारा 8 में खसरा खतौनी के पुनरीक्षण तथा संयुक्त जोतों के मूल्यों और अंशों के अवधारण का प्रावधान है। अभी इतना ही। अब आगे आते हैं धारा 7 पर। धारा 7 गांव के नक्शों के पुनरीक्षण का प्रावधान करती है, रिवीजन ऑफ विलेज मैप। इसमें क्या होता है, इसमें जो जिला उप संचालक चकबंदी होता है वह कटक के हर गांव के जो अभिलेख होते हैं, यानी कि कटक के हर गांव के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उन अभिलेखों के पुनरीक्षण को सरल बनाने के विचार से उस कटक के गांव के नक्शों का पुनरीक्षण करवाता है। मतलब कटक में जो गांव हैं तो उन गांव में जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सरल बनाने के विचार से उन गांव के नक्शों का रिवीजन करवाएगा। तो रिवीजन क्यों कराया जाता है यह आपकी समझ में आ गया होगा।
अब आप बताइए कि यह विलेज के मैप के रिवीजन कराने का क्या उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य होता है कि गांव के अभिलेखों को सरल बनाया जाए। ठीक, तो यहां पर क्यों वाला फैक्टर समझ में आ गया होगा कि ये रिवीजन क्यों कराया जाता है विलेज मैप का। अब हम आते हैं कि ये गांव के नक्शों का पुनरीक्षण किसके द्वारा करवाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या है, जिला उपसंचालक चकबंदी द्वारा। तो यहां पर हमने ये देख लिया कि रिवीजन क्यों कराया जाता है, उसके बाद हमने देख लिया कि रिवीजन किसके द्वारा कराया जाता है। अब तीसरा प्रश्न ये है कि गांव के नक्शों का रिवीजन कब कराया जाता है। तो इसका उत्तर है, कटक की प्रारंभिक चकबंदी योजना तैयार होने के पूर्व गांव के नक्शों का पुनरीक्षण करवाया जाता है। तो अब आपको धारा 7 में क्या, क्यों, कब और कैसे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगे तो कृपया फिर से वीडियो को रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं धारा 8 पर। धारा 8 में खसरा और चालू वार्षिक रजिस्टर, जिसे खतौनी भी कहते हैं, उनके पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है तथा संयुक्त जोतों के मूल्यों और अंशों का अवधारण का भी प्रावधान किया गया है। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि खसरा और खतौनी का पुनरीक्षण कब किया जाएगा। तो इसका उत्तर है कि जब धारा 7 के अंतर्गत नक्शों का पुनरीक्षण हो जाएगा, तब उसके पश्चात धारा 8 के अंतर्गत खसरा और खतौनी का पुनरीक्षण किया जाएगा। मतलब आप ये देखिए कि एक क्रम से चल रहे हैं कि पहले धारा 7 में गांव के मैप रिवाइज किए जाएंगे, जब गांव के मैप रिवाइज हो जाएंगे तब धारा 8 में खसरा और खतौनी रिवाइज करा दिए जाएंगे। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल गया धारा 8 में कि खसरा और खतौनी का पुनरीक्षण कब किया जाएगा। कब किया जाएगा, जब धारा 7 के अंतर्गत नक्शों का पुनरीक्षण हो जाएगा। अब इसमें दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इन खसरा और चालू वार्षिक रजिस्टर या करंट एनुअल रजिस्टर या फिर खतौनी, चाहे किसी भी नाम से पुकारें, तो इन खसरा खतौनी का पुनरीक्षण कौन कराएगा। इसका उत्तर है कि जिला उपसंचालक चकबंदी खसरा खतौनी के परीक्षण तथा जांच के पश्चात उनका परीक्षण करवाएगा। तो यहां पर हमें खसरा और खतौनी का पुनरीक्षण कब किया जाएगा और कौन करवाएगा, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब तीसरा प्रश्न कैसे का है कि यह पुनरीक्षण कैसे कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए अब हम इस धारा 8 को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, इससे हमें उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कृपया आप सब लोग वेबसाइट खोल लें और उसमें धारा 8 पर दृष्टि डालें। धारा 8 कह रही है कि धारा 8 की उपधारा 1 देखें। धारा 7 के अधीन नक्शों का पुनरीक्षण हो जाने पर जिला उप संचालक चकबंदी आगे दिए हुए उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से जो नियत की जाए। तो यहाँ तक तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि धारा 7 के अधीन जब विलेज मैप का रिवीजन हो जाएगा तब धारा 8 की कार्यवाहियाँ शुरू की जाएंगी और यह सब कार्यवाहियाँ जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा करवाई जाएंगी। तो इसमें इन्होंने ये बात बताई। आगे कह रहे हैं पहले वाले पॉइंट में कि कटक के खसरों की खेतवार पड़ताल करवाने के बाद और चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण और जांच करवाने के बाद जिला उप संचालक चकबंदी उनका पुनरीक्षण करवाएगा। तो सिंपल बात है कि जो परीक्षण जांच पड़ताल पहले की जानी आवश्यक है उसको कर लेने के बाद खसरा खतौनी का पुनरीक्षण करवा दिया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट पर आइए। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि चकबंदी समिति के परामर्श से प्रत्येक गाटे का मूल्यांकन, उसकी उत्पादन शक्ति, स्थिति तथा सिंचाई की कोई सुविधा यदि उपलब्ध हो
तो उन पर विचार करने के बाद किया जाएगा। यानी कि चकबंदी समिति के परामर्श से किया जाएगा क्या? प्रत्येक घाटे का मूल्यांकन। और मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? उसकी उत्पादन शक्ति, स्थिति और सिंचाई की जो सुविधा उपलब्ध है उन पर विचार करने के बाद उस घाटे का मूल्यांकन किया जाएगा। घाटा मतलब प्लॉट। अगले में कह रहा है घाटों के सभी पेड़ों, कुओं आदि का मूल्यांकन उनका प्रतिकर आकलित करने के लिए किया जाएगा। एक प्लॉट पे मान लीजिए कुछ पेड़ लगे हुए हैं या वहाँ पे कुआं भी है, तो फिर उनका एक्स्ट्रा कंपनसेशन मिलना चाहिए ना उसका। अगर आप मान लीजिए कोई प्लॉट रखते हैं और दूसरा व्यक्ति है उसके पास प्लॉट है, उस पर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं, तो क्या दोनों का एक ही मूल्य होगा? नहीं होगा ना। जिस पर पेड़ लगे हैं उसका मूल्य ज़्यादा होगा। ऐसे ही किसी पेड़ पर, किसी प्लॉट पर अगर कुएं हैं तो कुएं की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों होगी? ज़्यादा क्यों होगी आप बताइए? क्योंकि अगर प्लॉट में सिंचाई करनी है तो उसी कुएं से वहीं पे ही पानी लेके वहीं पे सिंचाई हो जाएगी। तो इस वाले पॉइंट में ये कह रहा है कि घाटों के सभी पेड़ों, कुओं आदि का मूल्यांकन उनका प्रतिकर आकलित करने के लिए किया जाएगा, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कंपनसेशन। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। यदि एक से अधिक स्वामी हो तो खंड 2 के उपखंड खा के अधीन जो मूल्य अवधारित होगा उससे प्रत्येक स्वामी का कितना अंश है यह निश्चित किया जाएगा। अब मान लीजिए एक से ज़्यादा स्वामी हैं तो फिर क्या होगा? जो उसकी वैल्यू डिसाइड होगी उसमें यह देख लिया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति का कितना अंश है, यह निश्चित कर लिया जाएगा। अगले फोर्थ पॉइंट पर आइए। अगर विभाजन करना है तो संयुक्त जोतों में प्रत्येक खातेदार का अंश अवधारित कराया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए विभाजन करना है और जोत जो है वो संयुक्त है तो उसमें जो प्रत्येक खातेदार का अंश है वो डिसाइड किया जाएगा। अब धारा 8 की उपधारा 2 पर आते हैं। इसमें खसरा चकबंदी तैयार कराने से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसे पढ़ते हैं। इस धारा में कह रहा है कि जिला उप संचालक चकबंदी कटक के घाटों में खसरा चकबंदी तैयार करवाएगा। जिला उप संचालक चकबंदी कटक के घाटों में खसरा चकबंदी तैयार करवाएगा। यानी कि कौन करवाएगा तैयार? जिला उप संचालक चकबंदी। कहाँ पर करवाएगा? जो कटक है उस कटक के घाटों में। और उनका एक ऐसा विवरण तैयार करवाएगा जिसमें अशुद्धियां, उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले तथा विवाद दिखाए जाएंगे। यानी कि एक ऐसा डिटेल होगी, एक स्टेटमेंट होगा जिसमें अशुद्धियां जो हैं वो दिखाई जाएंगी। उत्तराधिकार के जो निर्विवाद मामले हैं, यानी कि जहां पर कोई विवाद नहीं है उत्तराधिकार में, वो मामले वहां पर दिखा दिए जाएंगे। और जिनमें विवाद है वो दिखा दिए जाएंगे, जो कि वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण तथा उसकी जांच करते समय और खेतवार पड़ताल के दौरान ज्ञात हुए। यानी कि जो वार्षिक रजिस्टर है उसकी जांच करते समय और खेतों की पड़ताल करते समय जो जानकारी में आए तो वो सब उस विवरण में दिखा दिए जाएंगे। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें भी आप समझ लीजिए। परीक्षा एवं साक्षात्कार में ये बातें कहीं ना कुछ काम अवश्य आएंगी। इसमें पहला पॉइंट है, यह खसरा चकबंदी, जो खसरा चकबंदी आपने धारा 8 की उपधारा 2 में पढ़ी, यह जोत चकबंदी आकार पत्र 2 का में तैयार की जाती है। ये प्री के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि घाटों यानी प्लॉट्स का जो मूल्यांकन किया जाता है, जो आप बार बार ये पढ़ रहे हैं, इसमें मूल्यांकन की बात आ रही है कि घाटों का मूल्यांकन किया जाता है। वह मूल्यांकन 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे
70 पैसे, 80 पैसे, 90 पैसे और 100 पैसे में किया जाएगा। नियमावली का रूल 24(8) देख लीजिएगा। अब दोस्तों, यह जो मूल्यांकन अभी मैंने आपको बताया, यह मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि चक आवंटित करते समय पूर्व मूल्यांकित के बराबर ही चक दी जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक उदाहरण से और क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 50 पैसे मूल्य की 2 एकड़ जमीन है और 100 पैसे के मूल्य वाली आधा एकड़ जमीन है। ये 50 पैसे और 100 पैसे है ना, ये जमीन की स्थिति वगैरह देखने के बाद में उसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए आपका खेत है, या दूसरे शब्दों में समझिए, खेत से हटके आप और सरल शब्दों में समझिए। मान लीजिए आपकी दुकान है, एक दुकान एक व्यक्ति ने अपने घर के नीचे खोल ली, एक दुकान गली में खुली है, एक दुकान मेन रोड पे खुली है, एक दुकान मेन रोड पे खुली है, एक हाईवे पे खुली हुई है। तो सबका मूल्यांकन एक जैसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि सबकी स्थिति अलग अलग है, दुकान की लोकेशन अलग अलग है। ऐसे ही यही बात खेतों के संबंध में लागू होती है। तो मान लीजिए आपके पास 50 पैसे मूल्य की 2 एकड़ जमीन है और 100 पैसे के मूल्य वाली आधा एकड़ जमीन है। तो जब आपको चकबंदी अधिकारी चक देंगे तो चक देते समय 50 पैसे मूल्य की 3 एकड़ भूमि का एक चक दे सकते हैं, या फिर 100 पैसे मूल्य की 1.5 एकड़ भूमि। आपको समझ में आया? देखिए, 50 पैसे मूल्य की आपके पास 2 एकड़ जमीन है, टोटल कितना हुआ, और 100 पैसे के मूल्य वाली आधा एकड़ जमीन है। तो आपके पास एक तरीके से देखें तो 50 पैसे मूल्य की जो है 2 एकड़ जमीन वो हो गई, और 100 पैसे की आधा एकड़ हो गई। अब इसके बदले में जब जमीन देंगे तो उन्होंने 50 पैसे वाली 3 एकड़ भूमि का एक चक अलॉट कर दिया। तो आपका बराबर हो गया ना, जो आपकी भूमि बिखरी हुई थी उसकी जगह आपको एक चक दे दिया उन्होंने, और उसी वैल्यू का दे दिया। ठीक है, अब आप आ जाइए धारा 8 का पर। धारा 8 का सिद्धांतों का विवरण तैयार किए जाने का प्रावधान करती है। धारा 8 का कह रही है कि सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी समिति से परामर्श करके प्रत्येक कटक के संबंध में एक विवरण तैयार करेगा। इसे ही सिद्धांतों का विवरण कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सिद्धांतों का विवरण होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि सिद्धांतों का विवरण यानी इसमें वे सिद्धांत दिए गए होंगे जिनका अनुसरण कटक में चकबंदी क्रियाओं को करने में किया जाएगा। देखिए, सिद्धांतों का विवरण नाम है इसका, मतलब ऐसा विवरण, इसमें सिद्धांत दिए गए हैं। और सिद्धांत कौन से वाले दिए गए? जिनका अनुसरण चकबंदी क्रियाओं को करने में किया जाएगा। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इस सिद्धांतों के विवरण में क्या क्या बातें होंगी। तो इनका वर्णन धारा 8 का की उपधारा 2 में किया गया है। बेयर एक्ट में देखिए, उपधारा 2 बता रही है कि सिद्धांतों के विवरण में निम्नलिखित बातें भी होंगी। का उन क्षेत्रों के ब्यौरे जो आबादी के प्रसार जिसके अंतर्गत कटक के हरिजनों तथा भूमिहीन व्यक्तियों की आबादी के लिए क्षेत्र भी है तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। मतलब सिद्धांतों के विवरण में कुछ बातें और होंगी, वो बातें यहां पर धारा में बता रहे हैं। अब सबसे पहले कह रहे हैं कि उन क्षेत्रों के ब्यौरे होंगे जो आबादी के प्रसार तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। ठीक। खा में कह रहे हैं वह आधार जिस पर खातेदार आबादी के प्रसार और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि देंगे, यानी कि वह ग्राउंड्स बताई जाएंगी जिस पर कोई किसान आबादी के प्रसार और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अपनी भूमि देगा। मतलब पहले में तो उन क्षेत्रों के ब्यौरे आ गए, दूसरे में आधार आ गए।
अब तीसरे में आ रहे हैं गा में उस भूमि के ब्यौरे जो 1950 के यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की सेक्शन 117 या सेक्शन 117 का के अंतर्गत गांव सभा या स्थानीय अधिकारिकी में निहित भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त निर्दिष्ट की जाएगी। इसमें क्या है कि जमींदारी एबोलिशन एक्ट जो है उसकी धारा 117 और 117 का के अंतर्गत जो गांव सभा या स्थानीय अधिकारिकी में निहित भूमि है उसमें से सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त जो दी जाएगी वह भूमि, तो उस भूमि का ब्यौरा ये सिद्धांतों के विवरण में आएगा। इसमें मेन क्या है कि जो भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दी जा रही है उसका ब्यौरा इसमें पूछ रहा है। और चौथा पॉइंट है घा प्रत्येक कटक के लिए मानक गाटा। अब इसे आप आगे जब धारा 8 का 3 समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे धारा 8 का 3 पर आइए, यानी कि धारा 8 का की उपधारा 3 पर। यह उपधारा मानक गाटे के अवधारण से संबंधित है। तो ये धारा 8 का की उपधारा 3 तो बता रही है कि मानक गाटे का अवधारण, और जो धारा 8 थी उसमें जो अभी आपने घा वाला पॉइंट पढ़ा था वो बता रहा है प्रत्येक कटक के लिए मानक गाटा। यानी कि मानक गाटे का अवधारण तो हो रहा है 8 का 3 में, और जो मानक गाटे की डिटेल आ रही है वो उसमें आ रही है 8 में। अब 8 का 3 को पढ़ते हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी घाटों की उत्पादकता, अवस्थिति और वर्तमान मिट्टी की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए और चकबंदी समिति के सदस्यों और कटक के खातेदारों से कटक के सर्वोत्तम घाटों का अभिनिश्चय करके उपधारा 2 के खंड घा में, जो अभी हम बता रहे थे, निर्दिष्ट मानक घाटों का अवधारण करेगा। ठीक, इसमें यह कह रहा है कि पहली बात कि कौन करेगा, तो भैया सहायक चकबंदी अधिकारी करेगा। ठीक, किनकी मदद से करेगा? चकबंदी समिति के सदस्यों की मदद से, और जो कटक है उसमें जो किसान हैं, खातेदार हैं, उनकी मदद से। कैसे करेगा? कटक के जो भी सर्वोत्तम घाटे उनका अभिनिश्चय करके निर्दिष्ट मानक घाटों का अवधारण करेगा। ठीक है। अब एक तो इन धाराओं में चकबंदी समिति का भी बार बार जिक्र आ रहा है, तो उन्हें भी हम समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल धारा 3 के खंड 2 का में चकबंदी समिति को परिभाषित किया गया है। धारा 3 में डेफिनेशंस दी गई हैं, उसका खंड है 2 का, उसमें चकबंदी समिति को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार चकबंदी समिति का तात्पर्य ऐसी समिति से है जो कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियत रीति से संगठित की जाए। तो यह धारा क्या कह रही है? चकबंदी समिति क्या है? ऐसी समिति है जो कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संगठित की जाए और नियत रीति से की जाए। ठीक है। तो यहां पर प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको सेक्शन नंबर मेनली याद रखना है और इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। सेक्शन नंबर क्या है? धारा 3 का खंड 2 का, और डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब एक अन्य प्रश्न ये उठता है कि मानक घाटों का अवधारण कौन करता है? आप बताइए भाई, अगर प्री एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ ले कि मानक घाटों का अवधारण कौन करता है, तो आप किसका नाम सजेस्ट करेंगे उसमें? देखिए, अभी हमने धारा 8 का में भी पढ़ा था कि सहायक चकबंदी अधिकारी मानक घाटों का अवधारण करता है। तो आप इसे प्लीज़ याद रखिएगा कि एसीओ जो है वो मानक घाटों का अवधारण करता है। दोस्तों, आगे कुछ और डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, इसे भी आप खाली एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। ये भी आपके लिए बाद में काफ़ी काम आ सकती है। सिद्धांतों के विवरण की किन्हीं शर्तों में यदि सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी समिति के मध्य अगर कोई मतभेद हो जाए तब क्या होगा? आप बताइए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपना क्वेश्चन।
सिद्धांतों का विवरण है, तो उस सिद्धांतों के विवरण की कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों के संबंध में सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी समिति के बीच कोई मतभेद हो जाए, तब क्या प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाएगा? मैं बताता हूं। तब सहायक चकबंदी अधिकारी इस संबंध में एक टिप्पणी तैयार कर देगा, जिसमें वो उस मतभेद का जिक्र कर देगा, और फिर सहायक चकबंदी अधिकारी उसे चकबंदी अधिकारी के पास भेज देगा। अब यह जो सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी समिति के मध्य जो मतभेद था, वह चकबंदी अधिकारी सॉल्व करेगा। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और उठता है कि यह जो सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी समिति के मध्य जो मतभेद था, अगर इसको चकबंदी अधिकारी भी हल नहीं कर सके, तब क्या होगा? तो चकबंदी अधिकारी उन समस्त कागजातों को अपनी सिफारिश के साथ बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को फॉरवर्ड कर देगा। फिर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी समिति को सुनने के पश्चात अपना निर्णय दे देगा। समझ में आ गया आपको? बंदोबस्त अधिकारी जो निर्णय देगा वो चकबंदी समिति को सुनने के बाद में देगा। ठीक है दोस्तों, यह मुख्य परीक्षा में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप दोबारा सुन लीजिएगा। आप बार बार सुनिए वीडियो को जब तक कि आपको सब याद ना हो जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है, वह भी आपको मैं बता दूं कि सिद्धांतों के विवरण से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई आपत्ति की जाएगी तो ऐसी आपत्ति लिखित में की जाएगी। यानी कि सिद्धांतों के विवरण से संबंधित अगर कोई व्यक्ति कोई आपत्ति करना चाह रहा है तो आपत्ति वो लिखित में करेगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित भी होगी। उस आपत्ति में यह भी स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए कि आपत्तिकर्ता का हित किस प्रकार प्रभावित होता है, कि भाई उसे कैसे प्रभावित कर रही है वो चीज़। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का संपूर्ण विषय आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हर टॉपिक पर मैं आपको पर्याप्त मैटर प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूं। इतना मैटर जितना मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं आपके कंपटीशन के लिए मोर देन इनफ है। जितना मैं आप सबको मैटर दे रहा हूं, अगर आप उतना ही मैटर, उसी मैटर पर आप अपनी पकड़ बना लें तो प्री मेंस इंटरव्यू परीक्षा के सभी चरणों में आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि एक बार पढ़ लेने से या वीडियो को एक बार सुन लेने से कंपटीशन की तैयारी नहीं होती। आप लोग वीडियोस को बार बार सुने और बेयर एक्ट पर थोड़ा टाइम लगाएं। बेयर एक्ट पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है और हर धारा की अवधारणा आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप इतना भी कर ले जाते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी सफलता की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।